नमस्कार सभी छात्रों को 2-4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपना अगला चैप्टर है आरबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी की जो बुक है, चैप्टर दूसरा जो सेकंड यूनिट है उसकी पहली इकाई की हम बात करने वाले हैं। अध्याय दूसरा है उसकी पहली इकाई 2.1 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बहुपद की। देखिए दोस्तों, बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 2-4G स्टडी पर जो भी राजस्थान की लेटेस्ट भर्तियां हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो भी मैथ और रीजनिंग के चैप्टर है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर 2.1 की, बहुपद की। तो सबसे पहले हम बात करें बहुपद की, तो बहुपद क्या होता है ध्यान से समझना है दोस्तों। जो आपकी नोटबुक है और पेन है आप उठा के रखिए, जो भी मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊं आपको अच्छे से समझना है और नोट करना है, ठीक है। बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब है बहुत सारे पद। पद का मतलब हो गया एक प्रकार से अपने बोल सकते हैं कि एक इकाई हो गई, जिसमें अपने कह दें कि चर और अचर संख्या होती है, उनसे मिलकर क्या बनता है? एक बहुपद बनता है, ठीक है। जैसे हमारा जो सिलेबस है उसमें द्विघात समीकरण है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो व्यापक रूप है इसका बहुपद का, मुख्य रूप से व्यापक रूप से जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार से अपने कह सकते हैं मुख्य रूप से। पहला जो हो गया वो रेखिक, जिसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद, और उसके बाद में बात करें हम द्विघातीय बहुपद, और उसके बाद में आता है त्रिघातीय बहुपद, ठीक है छात्रों। रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें देखिए जो बहुपद है उसकी अपने उसको पता कैसे चलेगा कि ये रेखिक है, द्विघातीय या त्रिघातीय है। घात का मतलब आपको पता है क्या होता है? घात का मतलब क्या होता है? पावर होती है। अब पावर किसकी देखनी है, घात किसकी देखनी है? हमें चर राशि की देखनी है। चर राशि कौन सी होती है और अचर राशि कौन सी होती है, ये भी आपको अच्छे से समझना है। चर राशि का मतलब हो गया अज्ञात संख्या, अज्ञात अवास्तविक संख्या, ठीक है। अज्ञात अवास्तविक संख्या जो होती है वो चर राशि होती है, यानी जिसका मान हमें पता नहीं है, हम मानते हैं, माना कि x है, माना कि y है, माना कि z है, वो सारी की सारी क्या होती है? चर राशि होती है। और अचर राशि जो होती है संख्याएं, जिसको हम बोल सकते हैं ज्ञात संख्याएं बोल सकते हैं, या वास्तविक संख्याएं हम इसको बोल सकते हैं। ये अचर राशि होती है और ये चर राशि होती है, ठीक है। जिसका मान हमें पता है उसको हम बोलते हैं अचर राशि, जिसको हम बोलते हैं अचर राशि का मतलब हो गया ज्ञात वास्तविक संख्या, और चर राशि का मतलब हो गया अज्ञात राशि। अब देखिए रेखिक बहुपद, इसका मतलब क्या होता है? रेखिक बहुपद में क्या होता है कि ax प्लस b, इसको हम मान सकते हैं रेखिक बहुपद। इसके अंदर जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। 1 का मतलब है 1, ठीक है, ax प्लस b। अब देखिए इसमें चर राशि कौन सी है? चर राशि वाला पद कौन सा है? ये वाला है चर राशि वाला, जिसके अंदर x लगा हुआ है, x गुना में है, a गुना x प्लस b, यूं प्रकार से इसको लिखा जाएगा। इसमें x की जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात देखनी है कितनी है? x की अधिकतम घात, एक ही पद में x है तो इसके अंदर x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जिस पद में अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो, उसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। उसको हम क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। इसमें देखिए चर राशि वाले पद कौन कौन से हैं? एक तो ये चर राशि वाला पद है, एक ये चर राशि वाला पद है। इसके अंदर चर राशि के अंदर मैक्सिमम पावर देखनी है, अधिकतम बड़ी से बड़ी घात देखनी है कितनी है। तो बड़ी से बड़ी घात देखिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी घात यहां कितनी है? 2 है। जिसके अंदर बड़ी से बड़ी घात द्वि है, द्वि का मतलब हो गया 2, वो कौन सा है? द्विघातीय बहुपद है। वो कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद का मतलब है ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब बताइए इसमें त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा? जो मैक्सिमम पावर है
चर राशि की मैक्सिमम पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकतम घात बोलेंगे। अधिकतम घात कितनी है चर राशि की, 3 है। जिस बहुपद में अधिकतम घात चर राशि की 3 हो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ax की क्यूब प्लस b, एक तो पहला ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ax की स्क्वायर प्लस bx की क्यूब प्लस c। तीसरा ax स्क्वायर प्लस c प्लस bx। अब बताना है आपको कि कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। अब देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझेंगे, चर राशि और अचर राशि के बारे में हम अच्छे से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमें परेशानी आने वाली नहीं है बहुपद के अंदर। पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, ax की क्यूब प्लस b। इसमें देखिए ax की क्यूब प्लस b में जो चर राशि है, चर राशि देखिए इसमें कौन सी है, इस पद में चर राशि है, इस पद में चर राशि है, और चर राशि की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। 3 मैक्सिमम घात है, अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसके अंदर पद 4 होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जहां हमें देखना है चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद इसको हम बोलेंगे। यहां पे मैक्सिमम पावर देखनी है, चर राशि वाले पद कौन कौन से हैं, ये है और ये है। ये अचर संख्या हो गई, इसका कोई मान होगा, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, ऐसे होगा। इसमें बहुपद में चर राशि की मैक्सिमम पावर देखिए कितनी है, 3 है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। और इस बहुपद में चर राशि वाले पद कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो इसमें चर राशि वाला जो मैक्सिमम पावर है उसकी कितनी है, 2 है, तो इसको हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने बताया आपको रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। आगे हम बात करते हैं जो बहुपद से बने क्वेश्चन हैं उनकी हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले बात करें उसके बाद में 2-3 शब्द है ऐसे शब्दावली, उसकी बात करते हैं, वो हमें पता करने हैं, हमें सीखने हैं, अच्छे से समझने हैं कि ये क्या शब्द होते हैं, इनका क्या तात्पर्य होता है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है शून्यक। शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब हो गया जैसे कोई भी बहुपद है, हमारे सिलेबस के अंदर द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद को मैं कुछ यूं तरीके से लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें पहली संख्या पहला पद ये है, दूसरा पद और ये है तीसरा पद। इसमें पहली संख्या होगी पहले पद में a, दूसरी संख्या होगी b और तीसरी संख्या होगी c। ध्यान से समझना है मित्रों, द्विघात बहुपद जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, अगर इस द्विघात बहुपद में मैं x का मान रख दूं, x का मान रख दिया जाए, कोई भी x का मान रख दिया जाए, तो पूरा का पूरा जो द्विघात बहुपद है वो हल हो जाएगा, यानी पूरे का पूरा जो बहुपद है उसका एक मान आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ax स्क्वायर में a का मान मैं रख दूं, जैसे a का मान है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसके अंदर चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसके अंदर मैं x का मान रख दूं, x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखने पर, x का मान 1 रखता हूं तो 1 की स्क्वायर 1 होगा, 5 एकम 5 आएगा, 4 एकम 4 आएगा और 3 साथ में है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो ये द्विघात बहुपद का हल आ जाएगा 12। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो x का मान कोई ना कोई मैंने रख दिया। अब देखिए यहां x का मान रखने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब मैं कह दूं कि शून्य क्या होता है, शून्य क्या होता है, x का ऐसा मान जिसका मान, x का ऐसा मान जो इस द्विघात बहुपद में रख दे तो उस पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि x का ऐसा मान, ये डेफिनेशन किसकी है, शून्य की है, ध्यान से समझना है। शून्य क्या होता है, x का ऐसा मान जो द्विघात बहुपद को 0 कर दे। सीधी सी परिभाषा इसकी ये मान ली, x का ऐसा मान जो द्विघात बहुपद को 0 कर दे। अब द्विघात बहुपद को 0 कर दे, एक x का ऐसा मान हमें निकालना है, और x का ऐसा मान जो आएगा जो द्विघात बहुपद को 0 कर देगा वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, अब शून्य क्या होते हैं, अलग अलग बहुपद में अलग अलग होते हैं। जैसे रैखिक बहुपद में
मैंने आपको समझा दिया रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके आप वीडियो को देखिए। रेखिक बहुपद का मतलब है जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 हो। जहां चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 होगी उस रेखिक बहुपद में शून्य कितने होंगे, 1 होगा। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का मतलब 2 हो गया तो उसमें शून्य कितने होंगे, 2। ये शून्य का मतलब क्या है, x के मान है, x के मान, ठीक है। x के यहां इस रेखिक बहुपद में x का कितना मान आएगा, 1 मान आएगा। द्विघात बहुपद में x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। त्रिघात बहुपद में x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। ये जो मान है वो किस पे डिपेंड होता है, उसकी जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात पे डिपेंड होता है। जितनी उसकी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके शून्यक आएंगे, ठीक है, उतने ही उसके टुकड़े हो जाएंगे। अब देखिए द्विघात बहुपद में आपको पता चल गया शून्यक क्या होता है। धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा आपको जैसे जैसे हम करेंगे क्वेश्चन को आगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मूल की। मूल क्या होता है, मूल का मतलब ये हो गया, मूल का मतलब हो गया x का मान, ठीक है। बहुपद हमारा द्विघात है, क्योंकि बहुपद द्विघात है तो x के कितने मूल है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के कितने मूल है, बहुपद के मूल कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में मूल कितने होंगे, अधिकतम 2 होंगे। यहां पे x से कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। अब देखिए अब वो 2 मान कौन कौन से होंगे, वो 2 मान कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है दोनों मान सेम हो, एक जैसे हो, जैसे एक x का मान 4 आ गया, दूसरा x का मान 4 होगा, ठीक है। या हो सकता है कि एक 4 हो एक 5 हो, दोनों अलग अलग हो सकता है कि दोनों का मान 0 हो, ठीक है। तो ये जो मूल है वो दोनों हैं, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, वो कहलाती है मूलों की प्रकृति, वो कहलाती है मूलों की प्रकृति। जैसा कि मैंने आगे लिखा है, मूल मैंने बता दिया, बहुपद के मूल जो है वो भिन्न भिन्न रूप से 2 हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं दोनों, ठीक है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, या दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले देखिए अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। इसमें इसके x के 2 मान हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। x के मान हमें निकालने हैं, x के मान 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। कौन कौन सी विधि से, एक तो गुणनखंड विधि से और एक श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से। गुणनखंड विधि 9वीं क्लास में की थी, x के मान श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं। श्रीधराचार्य विधि कौन सी है, x के मान निकालने हैं, x के मूल निकालने हैं, तो श्रीधराचार्य विधि है b² - 4ac -b ± b² - 4ac / 2a, ये श्रीधराचार्य विधि है, ठीक है। तो x के मान निकालने हैं, -b ± b² - 4ac / 2a। ये bac का मान कहां से आएगा, यहां कोई ना कोई संख्या होगी, वो संख्या यहां रखनी है, जो मान आएगा वो x का होगा। x के 2 मान आएंगे, 2 मान हमें देखने हैं, 2x के मान आएंगे, जो वो सारे के सारे इस श्रीधराचार्य विधि से निकालने हैं। अब श्रीधराचार्य विधि से हमें निकालना है, गुणनखंड विधि से हमें आता है, दोनों से हमें मान निकालना है। यहाँ पे सिर्फ हमें बहुपद का मतलब है। मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है, मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है, मैंने आपको समझा दी। दोनों अलग अलग हो सकती है, वास्तविक सेम हो सकती है, ठीक है, यानी कि काल्पनिक हो सकती है, या 0 आ सकता है। यानी 3 प्रकार से मूलों की प्रकृति होती है। वो किस प्रकार से होती है हम समझेंगे आगे। मूलों की प्रकृति देखिए दोस्तों, ax² + bx + c, मैं यहां पहले लिख देता हूं, द्विघात बहुपद है, ठीक है। यहां पे श्रीधराचार्य विधि का मैंने आपको बता दिया, -b ± b² - 4ac / 2a, ठीक है। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। अब मूलों की प्रकृति हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे मूलों की प्रकृति, नेचर प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 ये है कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है, b² - 4ac 0 से बड़ा है, यहां आपको मान चेक करना है, b का मान, a का मान, c का मान रख के देखना है, जो मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा, तो
तो क्या होगा, मूलों की प्रकृति किस हिसाब से होती है, जो मूल है वो वास्तविक होंगे, वह भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। यानी कि जो मूल है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब है दोनों अलग अलग होंगे, x के दोनों मान अलग अलग होंगे। ठीक है, 0 से बड़ा आता है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप चेक कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न द्विघात बहुपद की में मूलों की प्रकृति बताइए कैसी है। तो यहाँ पे आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख के देखना है। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो वहां मूल क्या है, रियल में है, रियल है और भिन्न है यानी अलग अलग है। दूसरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ रहा है तो मूल क्या है, वास्तविक है, वह बराबर है। मूल दोनों वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। इससे याद करने का सबसे बेटर तरीका है, बीच में बराबर दिया है तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तीसरी प्रकृति क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा है, छोटे का मतलब माइनस में हो, 0 से छोटा है, माइनस में है, तो मूल कौन से होंगे, मूल होंगे काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक यानी सिर्फ कल्पना मात्र है, वास्तव में मूल ऐसे नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर माइनस में आ जाए तो वो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये है मूलों की प्रकृति, ये कहलाती है मूलों की प्रकृति। इससे क्वेश्चन आ सकता है, बेटर समझ में आएगा आपके अच्छे से अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से समझे तो। ठीक है, तो शून्यक मैंने आपको बता दिया, मूल मैंने आपको बता दिया, मूलों की प्रकृति मैंने बता दी। आगे हम करते हैं जो आप हमारा चैप्टर है 2.1 देखिए। 2.1 ज्यादा कोई इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, हम सीधे 2.2 करेंगे क्योंकि 2.1 से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम से। एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम 2.1 नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो हमारा अध्याय दूसरा है, उसमें जो यूनिट दूसरी है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आगे जो भी क्वेश्चन हम करेंगे यूनिट दूसरी की करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। करें सीधे 2.2 की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी बहुपद के बारे में, क्या होता है बहुपद, बहुपद कितने प्रकार से होते हैं, और शून्यक क्या होता है, मूल क्या होता है, और मूलों की प्रकृति कैसी होती है। अब बात करते हैं हम शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए और उस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यक दो प्रकार से निकाले जाते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि, नंबर 2 श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। तो आप दोनों तरीकों से गुणनखंड निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। हमें ये नहीं दिया प्रॉपरली कि आप उसी विधि से ही, गुणनखंड विधि से ही शून्यक ज्ञात कीजिए। हम श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने वाले। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, हम सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि से इसके शून्यक निकालते हैं। शून्यक का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है। शून्यक का मतलब होता है x के मान। ठीक है, x के कितने मान आएंगे वो डिपेंड करता है किस पे, मूलों की प्रकृति पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो इसकी हम तुलना करते हैं किससे, ax स्क्वायर से प्लस bx से प्लस c से, तुलना करने पर अब तुलना की तो a का मान क्या आ गया दोस्तों, b का मान क्या आ गया और c का मान क्या आ गया, ये आपको देखना है। a का मान देखिए, a का मान यहां कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के गुना में a है, यहां एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, तो a का मान क्या है, 1 है। प्लस का 1 है, निशान साथ में प्लस का है तो प्लस का 1 लेना है। b का मान देखिए, b का मान यहां क्या है, 2 है, माइनस का 2 है, यहां b प्लस का है। देखिए b माइनस का 2 है तो माइनस 2 साथ में लेना है। ये नहीं है कि यहां b सीधा 2 लिख दिया आपने, गलत हो जाएगा। c का मान देखिए, c यहां प्लस में है, यहां c का मान माइनस 8 है तो यहां लिखना है माइनस 8। ये तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं, ये तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं। अब a, b और c का मान किस में रखना है, श्रीधराचार्य विधि में रखना है। श्रीधराचार्य विधि से यहां लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि से,
श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है? श्रीधराचार्य विधि ये कहती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य विधि ये कहती है। श्रीधराचार्य विधि हमारी ये है, ठीक है। अब इसमें b का मान, a का मान और c का मान रखना है। रखने के बाद में दो मान आएंगे। दो मान कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए माइनस b, माइनस देखिए b पहले से माइनस है, पहले से माइनस लिखा हुआ है मैंने। b भी ऑलरेडी माइनस में है, b भी ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको यूं लिखना है ब्रैकेट के अंदर -2। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके आगे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगाया। बी स्क्वायर यानी कि -2 की स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करना है क्योंकि माइनस में संख्या है। -4ac का मतलब है 4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है माइनस में, तो माइनस वाली संख्या को स्पेशली ब्रैकेट में डालना है। बट्टा में क्या आएगा इसके 2 गुना a, 2 गुना a का मान है 1। बात समझ में आए कि नहीं आई? b का मान हमने रख दिया, पहले से माइनस है, b का मान -2, उसके बाद में b का मान रखा -2 की स्क्वायर, 4ac यानी 4 गुना a गुना c, ये मान रखा बटा में 2 गुना a। ये आपके सामने मैंने मान रख दिया। अब प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करेंगे तो माइनस, ये देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने 2, यहां लिखा मैंने 2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है? -2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 होता है, माइनस का माइनस से गुना प्लस 2 की स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। -2 की स्क्वायर भी क्या होगा? 4 -4 माइनस 4 गुना 1, 4 8 कितना होगा? 32, 4 8 32, और वो भी क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैसे? देखिए ये 8 है, 8 का 1 से गुना 8 एकम 8, 8 चौके 32। अब देखिए ये माइनस है 8 और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस का गुना प्लस हो जाएगा। 4 + 32 बटा में क्या आएगा? 2a यानी 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे हल करेंगे, बराबर का निशान लगाते जाना है। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस माइनस 32 और 4 कितना होगा? 36, और ये रूट बटा में 2। 2 प्लस माइनस 36 का रूट क्या होगा? 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6, 6 का वर्ग 36 होता है, बटा में 2। अब देखिए यहां पे क्या करना है, यहां पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सबसे पहले प्लस का साइन लेने पर, प्लस लेने पर 2 + 6 कितना होता है? 2 + 6, 2 + 6 8, 8 बटा 2, x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। हमने प्लस लिया, प्लस का साइन लिखा तो x का मान आ गया 4। अब हम लिखेंगे साइन किसका? माइनस का। देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे वापस फिर से 2 - 6, प्लस की जगह हमने लिया -6 बटा में 2। 2 - 6, देखिए 2 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, वो भी माइनस का बटा में 2। माइनस का कैसे आया? माइनस की संख्या बड़ी है, 2 में से 6 माइनस कर दिया, 4 माइनस का बटा में 2। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस हाथ में रहेगा, माइनस का 2। ये किसका मान है? x का मान है। x का मान कैसे आए? 2, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पे, तो यहां लिख देंगे माइनस लेने पर, ये भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो x के 2 मूल आ गए, x बराबर 4 और -2। ये आपका फाइनल आंसर है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद का शून्य क्या है? इस बहुपद के शून्य 2 है, वो हमें पता है 2 आएंगे, लेकिन कौन कौन से आएंगे वो हमने निकाल दिए श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य विधि से हमने लास्ट में एंड में जाके क्या किया? एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो प्लस लेने पर 4 आया और माइनस लेने पर -2 आ गया। ये दोनों शून्य आ गए। ये तो है शून्य ज्ञात कीजिए। अब इन शून्य व गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वो हम करते हैं इसके बाद में। सबसे पहले आपको यह सीखना है कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, शून्य तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, कैसे करेंगे? शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है? शून्य का आपको बता दिया मैंने अच्छे से, x के जो मान है वो शून्य होते हैं। गुणांक क्या होता है? देखिए इसमें x के मान कौन कौन से थे? 4 और -2 हमने निकाला, 4 और -2 निकाला। शून्य और गुणांक के बीच में, गुणांक का मतलब क्या है? गुणांक का मतलब है गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणांक का मतलब है जो गुना में है संख्या, उसको हम गुणांक बोलेंगे। जैसे यहां x² का गुणांक क्या है?
कुछ संख्या नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहां x का गुणांक क्या है, -2 है। x का गुणांक क्या है दोस्तों, -2 है। यहां x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और इस 8 को हम क्या बोलेंगे, अचर संख्या बोलेंगे। यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में अलग से लिख देता हूं, ये तो है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां 1 है। कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां x का गुणांक, x का गुणांक, यहां x का गुणांक कितना है, -2 है। और इसको हम बोलते हैं अचर संख्या, अचर संख्या। ये होगा a, ये होगा b और ये होगा c। ये हो गए आपके गुणांक, गुणांक हो गए। गुणांक और शून्यंक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों का योगफल, किन का योगफल, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल बराबर किसके होता है, देखिए शून्यंकों का योगफल किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। शून्यंकों का योगफल होगा -a/b/a के, ठीक है। और शून्यंकों का गुणनफल एक तरफ होगा, शून्यंकों का गुणनफल एक तरफ होगा, शून्यंकों का गुणनफल। ये किसके बराबर होता है, c/a के। ये किसके बराबर होता है, c/a के। अब देखिए ये योगफल है, ये गुणांक है। गुणांक और योगफल के बीच में हम संबंध देख लेंगे, दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। बराबर आ रहे हैं तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमने बताए हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। तो ये शून्यंकों का योगफल बराबर -b/a और शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a। किस प्रकार से करेंगे, देखिए शून्यक हमारे पास कौन कौन से हैं। शून्यक हमारे पास है 4 और -2, तो शून्यकों का योगफल हम करने वाले हैं 4 और -2 का जोड़ कर देंगे। 4 और माइनस, देखिए ये शून्यक है, ये शून्यक है, इन दोनों का जोड़ किया हमने, शून्यकों का योगफल कर दिया। ये किसके बराबर है, माइनस, देखिए b का मान क्या है, b का मान अभी बताया मैंने, b का मान क्या रखा था, -2 रखा था। b का मान क्या रखा था, -2। पहले से माइनस ऑलरेडी है, पहले से माइनस ऑलरेडी है, तो पहले से माइनस है, अंदर भी माइनस है। बट्टा में a का मान क्या है, यहां a का मान कुछ नहीं है, a का मान कछु नहीं है, तो क्या आएगा, a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा 1, a का मान क्या आएगा, 1 आएगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का माइनस से लड़ाई होगी, प्लस का माइनस से लड़ाई होगी तो प्लस माइनस माइनस -2 बराबर, इस माइनस की माइनस से लड़ाई यानी माइनस का माइनस से गुना होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इधर 4 - 2 2 आ गया, इधर 2/1 2 आ गया, बिल्कुल सही है। उधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। जो शून्यकों का योगफल है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ये हमने आधा संबंध निकाल दिया। अब पूरा संबंध कैसे निकलेगा, गुणनफल भी देख लेंगे। शून्यकों का गुणनफल करना है, हमारे पास शून्य कौन कौन से हैं, 4 और -2। गुना करेंगे 4 और -2, -2 है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर c/a। c का मतलब है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, अचर संख्या है। तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, अचर संख्या है, और अचर संख्या है -8, तो लिखेंगे c का मान -8 बट्टा में a का मान 1 है। a का मान यहां क्या रखा है, 1 रखा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस और प्लस का गुना माइनस होता है, बराबर -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 ही आने वाला है, तो ये भी सही है। उधर भी -8 और इधर भी -8। और हमने शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। इस प्रकार से संबंध की सत्यता की जांच होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे हम